मुल्क के सरकारी कर्जों में एक साल के दौरान 3.7 ट्रिलियन रुपयों का इजाफा हुआ है। स्टेट बैंक का ये बताना है कि नवंबर 2019 के जो कर्जे हैं उनमें 32.1 ट्रिलियन रुपए के हवाले से बताया जा रहा है, लेकिन यही कर्जे जो 32.1 ट्रिलियन रुपए के थे वो नवंबर 2020 पे बढ़कर 35.8 ट्रिलियन रुपए हो गए। लेकिन जिस तरह से ये बहरानी कैफियत है, गर्दिशी कर्जे हमारे एक तरफ हैं, ये हमारे सरकारी कर्जे हैं, IMF से लिया गया कर्जा एक तरफ है, इसके बाद सूरत हाल के यूं ही जून की तून चलती रहेगी, हम माजी की हुकूमतों को जिम्मेदार ठहराते रहेंगे या फिर कोई ना कोई स्ट्रेटेजी ऐसी होगी कि पाकिस्तान कभी इस बहरान से बाहर निकल पाएगा। कामरान, आपसे आगाज करूं, बताइएगा। देखिए, हल तो हर चीज़ का होता है। हल उसका क्या है? बड़ा सीधी सी बात है कि अगर आपने अपने कर्ज़ों का बोझ कम करना है तो अपनी आमदन को बढ़ाना है। वो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान जब वज़ीर-ए-आज़म नहीं थे कहते थे कि मैं जो टैक्स रेवेन्यू है पाकिस्तान का वो 4000 अरब से लेके बढ़ा के 8000 अरब तक लेके जाऊंगा, लेकिन आज 2-2.5 साल होने को हैं, वो 4000 अरब पे ही अटका हुआ है। FBR के अंदर रिफॉर्म्स की बात करें, कोई रिफॉर्म्स नहीं हुई, 5 FBR के चेयरमैन आपने बदल दिए। दूसरा, आप कर्ज़ों के बोझ से किस तरीके से निकलते हैं या IMF के प्रोग्राम से किस तरह छुटकारा हासिल करते हैं, उसके लिए आपको चाहिए कि आप अपनी एक्सपोर्ट्स बढ़ाएं। हमारी एक्सपोर्ट्स अभी भी फंसी हुई हैं, मेरे ख्याल में 20-21 बिलियन डॉलर के करीब, और उसमें कोई वो बेहतरी नहीं आ रही। अब ये जो दो चीज़ें हैं, आपका रेवेन्यू कैसे बढ़े और आपकी एक्सपोर्ट्स कैसे बढ़ें, इसके लिए आपको एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी चाहिए। इस तरह की पॉलिसी चाहिए जब आप कंसिस्टेंट इकोनॉमिक ग्रोथ जब आप अचीव करें और इंडस्ट्रियलाइजेशन हो, और वो तब होगी जब आपके मुल्क के अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगी। जो भी गवर्नमेंट आएगी, कि बेशक आपका नारा जो एहतसाब का भी आप लगाते हैं, जो बाकी अभी भी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान थोड़ी देर पहले वो बात कर रहे थे, NRO हर चीज़ के ऊपर करते हैं, ये बातें करने से ये मामलात हल नहीं होंगे। और ये दावा जो करते थे कि जब वो आएंगे तो पाकिस्तान को कर्ज़ों के बोझ से आज़ाद कर देंगे, मेरे ख्याल में इन्होंने जो कर्ज़े जो आदाद शुमार हैं जो पिछली PMLN की 5 साल उन्होंने अपने दौर में लिए, इन्होंने 2-2.5 साल में उससे कहीं ज़्यादा कर्ज़े ले लिए हैं। तो सॉल्यूशन अपनी जगह पे मौजूद है कि आपको क्या करना है, आपके पास क्लियर कट प्लान होना चाहिए, लेकिन क्या ये हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, एटलीस्ट मुझे लगता नहीं है कि जो हमारे तौर तरीके हैं, ना सिर्फ इस गवर्नमेंट के या जो बाकी भी जमातें हैं, इसीलिए कहते हैं ना कि हमें एक चार्टर ऑफ इकोनॉमी की जरूरत है, कुछ चीजों के ऊपर कंसेंसस की जरूरत है कि गवर्नमेंट जो भी आए कम से कम पिछलों की पॉलिसी को वो ना बदले। तो एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी चाहिए, और वो लॉन्ग टर्म पॉलिसी, उसके लिए कंसेंसस चाहिए जो होता हुआ नजर नहीं आता। लॉन्ग टर्म पॉलिसी में क्या कुछ होना चाहिए शामिल ज़ुनैरा कि हम इस बहरान से निकल सकें? देखें, अभी कोरोना में हम कहते तो हैं कि सारी दुनिया में एक बहुत स्लम्प आया है, लेकिन आप इसका ऑन दी अदर हैंड इम्पैक्ट देखें तो आई नो अ लॉट ऑफ पीपल जो वाइंड अप कर रहे हैं इंग्लैंड में अपने बिजनेसेस एंड दे आर कमिंग बैक टू पाकिस्तान। वाई? बिकॉज इधर हालात अभी बेहतर हैं, जैसे भी हैं, दैट्स अ डिफरेंट डिबेट। यहाँ पे अभी भी लोग समझते हैं आपकी ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस इंग्लैंड की निस्बत बेहतर हो गई है डिस्पाइट कोरोना। अब अगर वो लोग आ ही रहे हैं, जिस भी वजह से आ रहे हैं, तो आपका काम है उनको ऐसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना जो कि कंड्यूसिव हो फॉर एनी बिजनेस। अब ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए जो इन्होंने यहाँ पे स्टेप्स लिए हैं वो काफ़ी नहीं थे। वो स्टेप्स एकेडमिकली दे आर वेरी गुड, बट प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट नहीं हो सके। वो क्यों नहीं हो सके? सो दीज आर द सॉर्ट ऑफ थिंग्स जिसको हम लॉन्ग टर्म की बेस पे जब हम कहते हैं कि वो ब्लैंकेट स्टेटमेंट नहीं हो सकती, उसमें हमें कैटेगराइज करके बात करनी पड़ेगी। इसी तरह FDI जो आप कहते हैं, FDI को बढ़ाना है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को, उसके लिए आप बाहर जाके नए लोगों को क्यों प्रेजेंटेशंस देते हैं? जो ऑलरेडी यहाँ पर इंटरनेशनल काउवेब बैठा हुआ है, आप उसको इंसेंटिवाइज कर दें, उनको ईज ऑफ डूइंग बिजनेस दे दें कि वो आपके स्पोक्स पर्सन बन जाएं फॉर द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। इसी तरह ग्रोथ बढ़ानी है तो कॉटेज इंडस्ट्री से स्टार्ट कर लें। आप जो SMEs हैं आपकी, जो आपके स्टार्टअप्स आ रहे हैं और आपके जो नए एंटरप्रेन्योर्स यहाँ पे बहुत काम हो रहा है ऑनलाइन, बेकरीज ऑनलाइन चल रही हैं, लोगों ने कपड़े बनाने शुरू कर दिए हैं, बहुत कुछ हो रहा है, उनको आप इंसेंटिवाइज करें। तो ये बहुत बेबी स्टेप्स हैं, बट दे विल मेक अ ह्यूज डिफरेंस, क्योंकि इसका एक सिंगल वन लाइनर अगर कोई फॉर्मूला हो सकता है इस सिचुएशन से निकलने का, दैट इज ग्रो मोर, अर्न मोर एंड स्पेंड मोर, दैट्स इट। डॉक्टर साहब, देखें, कर्जे जो हैं वो बजाते खुद तो बहुत ज़्यादा बुरी चीज़ नहीं है, क्योंकि और पाकिस्तान से ज़्यादा भी ऐसे ममालिक हैं, बड़े बड़े मुल्क, अमेरिका, जापान जैसे ममालिक भी, कि वो भी कर्ज़ों के बोझ तले दबे, वो बहुत बड़ा कर्जा है। असल सवाल ये होता है कि जो कर्ज लिया जा रहा है वो लगाया कहाँ जा रहा है। यानी आपको अपने बजट को देखना पड़ता है कि हम जो कर्ज ले रहे हैं क्या वो उससे कुछ हम इंडस्ट्री लगा रहे हैं, हमारे बजट में जो स्पेंडिंग है वो किन चीज़ों पर
جا رہی ہے. اب ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے, ہم قرضے تو لے رہے ہیں لیکن ہمارے بجٹ کا بڑا حصہ جو جا رہا ہے وہ یا تو مزید قرضوں کی ہی ادائیگی میں نکل جاتا ہے کیونکہ ہم IMF سے بیل آؤٹ پیکج لیتے ہیں اور وہ واپس چلا جاتا ہے, یا دفاع میں چلا جاتا ہے اور بعد میں پھر جو ڈیولپمنٹ کے لیے وہ بہت کم ہمارے پاس بچتا ہے. تو وہی جو لانگ ٹرم اسٹریٹجیز کی بھی ابھی بات ہو رہی تھی, ہمیں دیکھیں ملک کی جو معیشت کی بنیاد ہے وہ ہوا میں کھڑی نہیں ہوتی, وہ افرادی قوت پہ کھڑی ہوتی ہے. افرادی قوت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کو ہیومن ڈیولپمنٹ, انسانی ترقی کو بہتر بنانا ہے. ہم اس وقت انسانی ترقی میں مزید 4-5 درجے پیچھے گئے ہیں. پچھلے سال ہم UN کی جو رپورٹ ہے اس کے مطابق 152, یعنی دنیا کے ممالک میں 152واں درجہ تھا ہمارا انسانی ترقی میں. اس وقت ہم 157 پہ کھڑے ہوئے ہیں, یعنی ہم مزید ریورس میں جا رہے ہیں. تو یہ کیوں ہو رہا ہے؟ اب اگر آپ کی انسانی ترقی کا یہ حال ہے تو آپ کی اکانومی کو چلائے گا کون؟ آپ کو پڑھے لکھے اچھے لوگ چاہیے. آپ کی اگر آپ IT انڈسٹری کو چلانا چاہتے ہیں وہاں آپ کو کوالیفائڈ لوگ چاہیے. ہمارے یہاں ہائر ایجوکیشن میں جانے کا تناسب صرف 9% ہے, یعنی یونیورسٹی گوئنگ ایج کے بچے 91% ہمارے بچے جو ہے وہ یونیورسٹی کی شکل نہیں دیکھ سکتے. تو جب آپ کے ملک کا یہ حال ہوگا تو آپ کی معیشت کس چیز پر کھڑی ہوگی؟ تو لانگ ٹرم پلاننگ میں ہمیں یہ صرف ٹیکس لگانے سے بھی کام نہیں چلے گا, کیونکہ ہماری معیشت میں ماہرین معیشت یہ کہتے ہیں کہ مطلب یہ آپ یہ کہنے کہ اگر ہم نے قرض لے ہی لیے تو انہیں بہترین جگہ پہ لگایا جائے جس کے آؤٹ کمز ہمیں مل سکے, بجائے اس کی کہ مزید وہ قرضوں کی ادائیگی میں جا رہے ہوں. افرادی وسائل بہتر کریں. صدیقی صاحب دیکھیں ذرا, واقعی قرضے لینا تو کوئی بری بات نہیں ہے. امریکہ کو آپ دیکھ لیں کہ اس نے بھی ٹریلینز آف ڈالرز جو ہے وہ قرض لیا ہوا ہے, لیکن بات یہ کہ جو قرضہ آپ لیتے ہیں اس کو صحیح کاموں کے اوپر لگنا چاہیے. اور گورنمنٹ کے پاس کوئی بزنس تو ہے نہیں, گورنمنٹ بزنس تو کرتی نہیں ہے. ایک تو ہمیں بالکل ایکسپورٹ اپنی جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ بڑھانی چاہیے. ایگریکلچر ہمارے ملک کے جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک تحفہ ہے کہ اس ملک کے اندر آپ جو مرضی سبزی فروٹ لگائیں بہترین یہاں پیدا ہوتے ہیں. تو ان کو منڈی سے لے کے جو ایکسپورٹ کے ایکسپورٹس ہے وہاں تک پہنچانے کے لیے ان کو کوئی اقدامات کرنے چاہیے, تاکہ اگر ہماری ایکسپورٹس بہتر ہوں گی تو زر مبادلہ ہمارے پاس زیادہ آئے گا. جو فالتو چیزیں ہم لوگ امپورٹ کرتے ہیں ان کو بند کیا جائے, ان پہ مزید پابندیاں لگائی جائے تاکہ زر مبادلہ باہر نہ جائے. اور دوسرا ایز آف بزنس جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے. 1 ونڈو آپریشن ہونا چاہیے. بہت سارے لوگ اس وقت دنیا میں بیٹھے ہیں کیونکہ امریکہ, کینیڈا, یورپ سب میں حالات خراب ہے اور وہ دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں اس وقت کاروبار چل رہا ہے, وہ یہ انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں لیکن ان کو مشکلات بہت ہوتی ہیں.